अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको आवाज़ आ रही है? ठीक है। इससे पहले हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था ओशन करंट्स वाला, उसमें कुछ स्टूडेंट्स को भी मसला था और उसको थोड़ा यह है कि हम मैप के हिसाब से पढ़ेंगे, शायद इससे जो है वो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो हम लेक्चर वही जो है ओशन करंट्स वाला कह सकते हैं कि रिपीट करेंगे, लेकिन उसको डिफरेंट मेथड से करेंगे मैप के ज़रिए। तो बी अटेंटिव। अब इसमें सबसे पहले आपने माइंड में रखना है जी, ओशन करंट्स क्या होती हैं, डेफिनेशन। यानी उसको हम कहते हैं कि जो फ्लो ऑफ वाटर ऑफ द ओशन, यानी जो समुद्र का पानी है उसका किसी एक डायरेक्शन में जो सीजनल मूवमेंट है उसको हम ओशन करंट या फिर बहरी रुएं कहते हैं। अब ये इसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं कि बहरी रुएं क्यों चल रही होती हैं। जैसे हमने उसके फैक्टर्स पहले भी डिस्कस किए थे। सैलिनिटी का डिफरेंस हो सकता है, यानी परसेंटेज ऑफ साल्ट इन दैट स्पेसिफिक ओशन, उसमें कितने परसेंट साल्ट मौजूद है, नमकीनियत कितनी है। तो उसको हम कहते हैं कि ये जो है वो सैलिनिटी डिफरेंस है। उसकी वजह वो भी एक वजह बन रही होती है ओशन करंट्स की मूवमेंट की। देन उसके बाद जो टेम्परेचर डिफरेंस आता है वो भी उसकी एक मेन वजह बनती है। फिर विंड डायरेक्शन, जो विंड मूवमेंट होती है। और फिर इसके एक अलावा होता है जी कोरियोलिस इफेक्ट, वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट वजह होती है इसकी ओशनिक करंट्स की। अब कोरियोलिस फैक्ट ये एक फोर्स होती है, कोरियोलिस फोर्स भी इसको कहा जाता है। ये जैसे हमने शुरू में देखा था जब क्लासेस हुई थी, तो ग्लोब को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था। अगर आपको पॉइंटर नजर आ रहा है तो यहाँ पे ग्लोब के बिल्कुल दरमियान में एक लाइन होती है जिसको ईस्ट टू वेस्ट ड्रा करते हैं, जिसे इक्वेटर बोला जाता है या फिर खत्ते इस्तवा कहा जाता है। अब ये जो लाइन होती है खत्ते इस्तवा, ये ग्लोब को दो हिस्सों में डिवाइड करेगी। जो अपर पार्ट कहलाएगा ये वाला, इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर या शुमाली कुतुब कहते हैं। और इस इक्वेटर से नीचे वाला जो हिस्सा है इसको हम सदर्न हेमिस्फेयर या फिर जनूबी निस्कुरा कहते हैं। अब कोरियोलिस फोर्स क्या होती है? कोरियोलिस फोर्स ये एक ऐसी फोर्स है कि ये वाला जो हमारे पास शुमाली हिस्सा आता है हते इस्तवा से, यहाँ से अगर हम कोई भी चीज़ है, कोई चीज़ है उसको ड्रॉप करते हैं टुवर्ड्स द अर्थ, या फिर कोई ओशन वगैरह हैं, या मतलब जो भी इस एरिया में चीज़ें हैं, वो अपनी असल जो डायरेक्शन होती है उससे वो राइट साइड पे मूव करते हैं। लेट्स सपोज के यहाँ से जो है वो विंड ही मूव कर रही है, तो वो अपनी इस असल डायरेक्शन की बजाय राइट साइड पे मूव कर जाती है। लेकिन जो हमारे पास सदर्न हेमिस्फीयर है या जनूबी निस्कुरा है, इसमें जो भी कोई चीज़ होती है वो अपने लेफ्ट साइड पे मूव करती है। इसको हम कोरियोलिस फोर्स या कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। इसको मजीद हम एटमॉस्फेयर वाले टेम्परेचर में और डिटेल से पढ़ेंगे। अब ये भी एक वजह बन रही होती है। उसके बाद सैलिनिटी का डिफरेंस और विंड जो है वो एक मेन वजह होती है। जो विंड की हमने बात की थी, या हवाओं की, मुस्तकिल हवाओं की या परमानेंट विंड्स की। अब जो परमानेंट विंड्स होती हैं उनको तीन किस्मों में, तीन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली जो आती हैं जिसे हम कहते हैं ईस्टर्लीज या मशरकी हवाएं। अब ईस्टर्लीज ऐसी विंड्स जो होती हैं, यहाँ पे आपने जब विंड्स की बात कर रहे हैं तो ये आप इक्वेटर वाली लाइन जो है उसको आप माइंड में रखेंगे। अब ईस्टर्लीज जो है या मशरकी हवाएं हैं, जो ये वाला हमारे पास जो राइट वाला हिस्सा है इसको हम ईस्टर्न पार्ट कहते हैं, ईस्ट होता है, यहाँ पे वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और उसके बाद ये वाला हिस्सा जो है वो साउथ है। अब ईस्टर्लीज विंड्स ऐसी विंड्स होती हैं जो मशरक से मगरब की तरफ चलती हैं, यानी ईस्ट ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं, इसीलिए हम इनको ईस्टर्लीज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा ये वाली जो ईस्टर्लीज हैं, ये जो ज्यादातर जो है ये इक्वेटर के आसपास, यानी 0 डिग्री, इक्वेटर जो होता है हद इस्तवा, ये 0 डिग्री पे मौजूद होता है। तो 0 से लेके 20 या 25 डिग्री तक, 30 तक, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न तक जो हवाएं चलती हैं ईस्ट टू वेस्ट, उनको हम ईस्टर्लीज या मशरकी हवाएं कहते हैं। इनको तजारती हवाएं भी कहा जाता है। और इनके ऊपर जो ये वाला रीजन होता है जो ट्रॉपिक्स होते हैं। अब ट्रॉपिक्स में जो हवाएं चलती हैं उनको हम वेस्टर्लीज कहते हैं या मगरबी हवाएं।
अब ये ऐसी हवाएं होती हैं, परमानेंट विंड्स होती हैं जो मगरब से मशरक की तरफ चलती हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट आती हैं इन रीजन्स में, इनको हम पोल्स कहते हैं। ये नॉर्थ पोल हुआ और ये वाला साउथ पोल। तो यहाँ पे जो विंड्स की मूवमेंट होती है उसको हम कहते हैं कि ये पोलर विंड्स है। अब जब हमें ये ईस्टर्लीज का वेस्टर्लीज का पता चल गया, तो अब हम ओशन करंट्स को और भी थोड़ा आसानी से समझ सकेंगे। मतलब कि हम कह रहे हैं कि ये जो इक्वेटर वाला रीजन है, खत्ते इस्तवा, यहाँ पे एक परमानेंट हवा चल रही है, परमानेंट विंड है, जिसको हम कहते हैं ईस्टर्लीज। अब इसकी जो डायरेक्शन है वो ईस्ट टू वेस्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हवा की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट टू वेस्ट होगी, तो जो ओशन करंट्स बनेंगी वो भी ईस्ट टू वेस्ट ही मूव करेंगी। तो मैक्सिमम जो ओशनिक करंट्स आएंगी हमारे पास, बहरी रुएं, वो मशरक से मगरब की तरफ चल रही हैं, क्योंकि खत्ते इस्तवा के पास जो हवा है, जिसको हम ईस्टर्लीज कहते हैं, या इनको हम मशरकी हवाएं या तजारती हवाएं कहते हैं, उनकी जो डायरेक्शन है वो मशरक से मगरब है। तो ओशनिक करंट्स भी जो है वो मशरक से मगरब मगरब की तरफ ही चलेगी। अब इन सब में अगर हम इनको ओशंस की बात कर लें, तो बिल्कुल राइट पे ये वाला जो हिस्सा है हमारे पास, ये पैसिफिक ओशन है या बहरुल कायल। अब चूंकि हमें पता है कि ज़मीन जो है वो गोल है, स्फेरिकल शेप में है, तो ये वाला हिस्सा जो है ये राइट साइड पे और ये लेफ्ट साइड पे, ये असल में एक ही पार्ट है। सिर्फ हमें 2D मैप में क्योंकि हम इसको शीट पे, पेपर शीट पे देख रहे हैं, तो इसलिए हमें ये दो हिस्से नजर आ रहे हैं। एक्चुअल में ये एक ही है, इसलिए हम इनको फिर डिवाइड कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो है वो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन आ जाता है और ये ईस्टर्न आ जाता है। लेकिन ये असल में एक ही पैसिफिक ओशन ही है, यानी बहरुल काहिल है। उसके बाद जो दूसरा बड़ा समुंदर है, जिसे हम अटलांटिक ओशन कहते हैं, ये वाला जो रीजन है, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से ये वाला जो रीजन है, इसको हम अटलांटिक ओशन या फिर बहरे ओकेनूस कहते हैं। यानी उसके बाद ये रीजन, यहाँ पे अभी पॉइंटर है, ये हमारे पास इंडियन ओशन कहलाता है, ये वाला रीजन। उसके बाद यहाँ पे ये जो अंटार्कटिका हमारे पास बर आज़म है, इसको हम जुनूब बहर मुंजमद जुनूबी कहेंगे, यानी साउथ इसको आर्टिक ओशन भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नर्दर्न एरियाज है, नॉर्थ पोल है, इस पे जो ओशन मौजूद है, उसे हम शिमाली बहर मुंजमद शिमाली कहते हैं, या फिर आर्टिक ओशन, और इसको अंटार्कटिक ओशन कहते हैं। अब हमने देख लिया कि हमारे पास 5 बड़े समुंदर हैं। सबसे बड़ा जो है वो पैसिफिक ओशन है, उसके बाद अटलांटिक ओशन है, ये जिसकी शेप एस टाइप है। उसके बाद यहाँ पे इंडियन ओशन है, देन अंटार्कटिक ओशन और आर्टिक ओशन। अब हम इसमें जो है वो सब की जो है सेपरेटली देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन सी करंट्स चलती हैं। लेट से हम अटलांटिक ओशन की करंट्स जो है वो सबसे पहले देख लेते हैं, जैसे आपकी बुक में है। तो ये हमारे पास अटलांटिक ओशन है। यहाँ पे ये वाली जो लाइन है, इसको हम खत इस्तवा या फिर इक्वेटर कहते हैं। और जो तीनों हमारे पास मेन आएंगे ओशन, हम इनकी ही सिर्फ इन तीनों की हम ओशन करंट्स देखेंगे। और अब इन तीनों में आपको एक कॉमन चीज मिलेगी कि इन सब में इक्विटोरियल करंट्स होंगी, यानी इस्तवाई जो रुएं हैं, अब इन तीनों में आपको मिलेंगी। ठीक है, अब उनकी जो इक्विटोरियल करंट्स जो हैं या जो इस्तवाई रोए हैं, अब फिर हम उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। जैसे ये इक्वेटर की लाइन है, तो इक्वेटर से जो ऊपर रो चल रही होगी, यहाँ पे जो करंट होगी, क्योंकि वो शुमाली हिस्से में है, तो उसको हम शुमाली इस्तवाई रो कह लेंगे। और जो दूसरी इक्वेटर के सदर्न पार्ट में है, उसको हम जनूबी इस्तवाई रो कहते हैं। नहीं, असल में एक ही करंट है, जस्ट बिकॉज ऑफ इक्वेटर डिवीजन हम उसको शुमाली इस्तवाई रो और जनूबी इस्तवाई रो कहते हैं। ठीक है जी। बात हम कर रहे थे अटलांटिक ओशन की या फिर बहरे ओकियानूस की। अब यहाँ पे इक्वेटर पे एक चीज और आपने जहन में रखनी है कि जो इक्वेटोरियल रीजन होता है, यानी इस्तवाई इलाका, यहाँ पे बाकी सारे ग्लोब की निस्बत हमें सबसे ज्यादा जो है वो टेम्परेचर ज्यादा मिलता है। उसकी वजह क्या होती है कि जो सन की रेज है, सन की जो इंसुलेशन होती है रेज की, वो डायरेक्ट होती है इक्वेटर पे, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर जो है कंपैरेटिवली ज्यादा होता है दूसरों से। अब वहाँ पे ये नहीं है कि वहाँ पे 0 डिग्री ही हो जाता है या फ्रोजन ही हो जाता है, सिर्फ पोल्स पे फ्रोजन टेम्परेचर होता है, इन दोनों पोल्स पे। बाकी जो है वो इसके कंपैरेटिवली कोल्ड होता है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर होता है। और जब यहाँ पे इक्वेटर पे हाई टेम्परेचर होगा, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो हमें करंट्स मिलेगी, वार्म करंट्स मिलेंगी। करंट्स की हमने जब टाइप्स की बात की थी, तो दो तरह की हमारे पास करंट्स आ रही थी। एक होती है सरफेस या डीप वाटर करंट, मतलब जो हमें नजर आ रही होती है समुद्र के ऊपर ट्रेवल करती हुई। और दूसरी इनकी जो टाइप होती है, इसको हम टेम्परेचर के लिहाज से कहते हैं कि वार्म करंट्स है या कोल्ड करंट्स, यानी गर्म रुएं हैं या फिर वो
सर्द ध्रुवें हैं। तो यहाँ पे चूंकि टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है इक्वेटर पे, तो इसलिए यहाँ पे जो हमें करंट्स मिलेंगी वो गर्म ध्रुवें होंगी या फिर वार्म करंट्स होंगी। तो इक्वेटर पे हमें वार्म करंट्स मिल रही हैं। ये हमारे पास अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे ये इक्वेटर की लाइन है। तो इसके ऊपर हम पहले इसका जो शुमाली हिस्सा है उसको देख लेते हैं, यानी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट की बात करते हैं। अब यहाँ से जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है वो इस साइड पे मूव करेगी वेस्ट की साइड से। अब जो जब उसने इस इलाके में पहुंचना है, यहाँ पे सामने जो इलाका है जो हमारे पास साउथ अमेरिका है, तो यहाँ पे क्योंकि इसके रास्ते में आगे जो अब एक कॉन्टिनेंट आ गया है, खुश्की का कता आ गया है, तो यहाँ से ये करंट जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी और अपनी जो उसकी डायरेक्शन है उसको नॉर्थ की तरफ मूव करेगी। जब नॉर्थ में मूव करेगी आगे इस रीजन में जाके, यहाँ पे जो हमारे पास कैरिबियन आइलैंड्स आते हैं या जो कैरिबियन जजीरे हैं, यहाँ पे ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। एक हिस्सा जो है इस पॉइंट से होता हुआ यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये वाला जो कंट्री है इसको मैक्सिको कहते हैं, और ये वाला जो रीजन बनता है गल्फ, हम कहते हैं कि ओशन का एक ऐसा हिस्सा होता है जो तीनों साइड, जो इसके एक बहुत बड़ा ओपन एरिया समुद्र की तरफ होता है और बाकी साइडों पे खुशकी, उसको हम गल्फ कहते हैं, और ये हमारे पास गल्फ ऑफ मैक्सिको है। अब यहाँ पे ये करंट जो इधर से आई थी मूव करके यहाँ पे स्प्लिट होगी दो पार्ट्स में, एक इसका यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको में चला गया। अब गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाएगा तो फिर हम इसको गल्फ स्ट्रीम कहते हैं, यहाँ पे इसको गल्फ स्ट्रीम कहेंगे। अब जो दूसरा इसका पार्ट था यहाँ से डिवाइड होके इस साइड पे मूव करेगा, जिसको हम जो अब अटलांटिक ड्रिफ्ट भी कहते हैं, जो कि फिर नेक्स्ट जो है वो यूरोप की तरफ मूव कर जाता है। अब ये वाली जो दो थी यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम, और यहाँ से जो इसका दूसरा हिस्सा डिवाइड हुआ था, ये दोनों यहाँ पे आकर दोबारा से मिल जाएंगी और इस साइड पे अटलांटिक ड्रिफ्ट की सूरत में ट्रेवल करेंगी। ठीक है जी। अब ये वाली जो करंट्स हैं ये चूंकि वार्म एरिया से जा रही थी, वार्म करंट्स थी, टेम्परेचर हाई था, तो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे कंपैरेटिवली जो है वो कोल्डर टेम्परेचर है, तो इसको जाके ये वार्म अप करेंगी। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट करंट जो होती है, जो एक सर्द पानी की रो है या फिर कोल्ड करंट है, जिसको हम लैब्राडोर की करंट कहते हैं, लैब्राडोर की रो। यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो इलाका है इसे हम ग्रीनलैंड कहते हैं, और ये रीजन जो है ये कनाडा है। तो कनाडा और ग्रीनलैंड के दरमियान में से यहाँ से एक करंट निकलती है जिसको हम लैब्राडोर की रो कहते हैं। अब लैब्राडोर की जो करंट है वो जब यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे हमने देखा था कि पहले जो यहाँ से जो करंट जा रही थी डिफ्लेक्ट होके इस साइड पे, वो इसके साथ मर्ज हो जाएगी, और दूसरी एक तो इसके साथ ये वार्म करंट के साथ मर्ज हो जाएगी। दूसरा यहाँ पे हमने शुरू में देखा था कि वेस्टर्लीज जो है, यानी वेस्टर्लीज यानी मगरबी हवाएं इस साइड पे मूव कर रही हैं। अब ये उसके जो है वो फोर्स में भी आएंगी, उसके ज़ेरे असर भी आएंगी, और इससे ये वाली जो करंट है मूव करके दोबारा से यहाँ से जो है वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी अपनी राइट साइड पे। और यहाँ पे क्योंकि ये एक लैब्राडोर की करंट जो है वो कोल्ड करंट है, पोलर रीजन से आ रही है, तो इसको हम फिर कोल्ड करंट कहते हैं। और जब ये इस एरिया में आती है, अफ्रीका के पास टकराएगी, तो इसको हम कनेरी की करंट कहते हैं, कनेरी की रो। अब ये दोबारा से आके यहाँ पे इक्वेटर के साथ मिल जाएगी, और यहाँ इनका जो साइकिल है वो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, जो अटलांटिक ओशन की नॉर्दर्न साइड पे है, जिसको हम नॉर्थ अटलांटिक ओशन की करंट्स कहते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा था कि ये एक कोल्ड करंट थी और ये वार्म करंट्स थी, ये दोनों आपस में मर्ज हुई थी। और ऐसे इलाके जहाँ पे वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स जो है वो मर्ज होती हैं, वो बड़े बेस्ट जो है फिशिंग ग्राउंड होते हैं। तो ये फिशिंग ग्राउंड हम ऐसे एरिया कहते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें फिशिंग यानी मछलियाँ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलती हैं। तो वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स का जो मर्जिंग वाला एरिया होता है वो बेस्ट फिशिंग ग्राउंड होता है। ये कनाडा, अमेरिका का, यूएसए का, यानी नॉर्थ अमेरिका का एक जजीरा आता है हमारे पास, न्यू फाउंडलैंड, ये वाला, जहाँ पे ये दोनों जो मर्ज हो रही है। तो न्यू फाउंडलैंड जो है एक फिशिंग ग्राउंड, बड़ा फेमस फिशिंग ग्राउंड है। अब ये जहाँ पे इनका साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गया। अब चूंकि यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हुआ, यानी एक वार्म करंट थी, एक कोल्ड करंट थी, इस तरह से इनका साइकिल बनता रहेगा। तो ये यहाँ पे जो अटलांटिक ओशन होता है ये बड़ा कूल एंड काम, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी से यहाँ पे वेव्स जो है ओशन वो नहीं चलती, बड़े कूल एंड काम यानी सुकून से चल रही होती हैं। तो इसको हम, ये सरगासू भी आपकी बुक में लिखा होगा, सरगासू इलाका कहते हैं, यानी जहाँ पे जो ओशन ओशन की करंट्स है वो बिल्कुल काम एंड कूल होती हैं, ज्यादा शोर नहीं मचाती। तो यहाँ पे इसलिए हमारे पास जो है अटलांटिक ओशन नॉर्थ है, इसका साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे इसका एक और जो इम्पैक्ट हमने देखा था कि क्लाइमेट पे जो इम्पैक्ट होता है ओशन करंट्स का।
अब ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे ये जो यूरोपियन इलाका है सारा, क्योंकि ये पोल्स के करीब है, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत जो है वो कोल्ड टेम्परेचर रहता है। लेकिन जब ये वाली रो हमने देखी थी, यहाँ से अटलांटिक ड्रिफ्ट इस साइड पे मूव करेगी, चूंकि ये वार्मर करंट्स है, तो इन रीजन का जो टेम्परेचर है ये इसको वापस मोतदिल ले आएगी। जैसे हमने जो इफेक्ट्स पढ़े थे कि जो ओशनिक करंट्स होती हैं कोल्डर टेम्परेचर को टेम्परेट क्लाइमेट में कन्वर्ट कर देती हैं, तो ये जो गर्म रो होगी इस इलाके के टेम्परेचर को जो है वो कूल डाउन थोड़ा वार्म अप करेगी और ये टेम्परेचर हमें मोतदिल मिलेगा। ये इसकी जी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट थी। अब हम इसकी जो है साउथ इक्वेटोरियल करंट देखते हैं अटलांटिक ओशन की। यहाँ पे हमें पता था कि इक्वेटर है। अब इससे जो नीचे मूव करेगी, यहाँ से ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रही है। नेक्स्ट इसके पास जो है वो ये टकराएगी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से और अपनी जो डायरेक्शन है उसको इस साइड पे, जनूब की साइड पे चेंज कर लेगी। अब जब इसने जनूब की साइड पे यहाँ पे अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेनी है, यहाँ पे भी जो वेस्टर्लीज है वो दोनों साइड पे मूव करती हैं। एक वेस्टर्लीज यहाँ पे मूव कर रही है, दूसरी यहाँ पे मूव कर रही है। अब ये जैसे ही नीचे आएगी, पहले तो खुश्की की कतर से टकरा के इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की, सदर्न साइड पे की और यहाँ पे इसको ये वाली जो रीजन है यहाँ पे जो वेस्टर्लीज है यानी जो मगरबी हवाएं हैं उनके साथ टकराएगी और अपनी डायरेक्शन दोबारा से इस साइड से चेंज करेगी और जैसे यहाँ पे अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से दोबारा टकराएगी और ये वाला साइकिल जो है वो इनका कंप्लीट हो जाएगा साउथ इक्वेटोरियल करंट्स का। अब जब इसने ये वाला जो कंट्री है साउथ अमेरिका का, यहाँ पे इसको ब्राजील कहते हैं और जब ये ब्राजील के पास आई थी तो फिर हम इसको ब्राजीलियन जो है वो करंट भी कहते हैं या ब्राजील की रो कहते हैं। यहाँ पे इसका जो है इस तरह से साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा अटलांटिक ओशन का। देन उसके बाद आता है जी पैसिफिक ओशन। हम देख लेते हैं ये वाला जो रीजन है ये पैसिफिक ओशन है या बहरुल काहिल है। अब उसी तरह से हम इक्वेटर के हिसाब से इसको देखेंगे, यहाँ पे इक्वेटर मौजूद है तो अब हम ये वाली वही रो जो आगे चल रही थी वो हमारे पास अब पैसिफिक ओशन में आ गई है। यहाँ पे इसकी वही डायरेक्शन होगी, ईस्ट टू वेस्ट मूव करेगी। जब ईस्ट टू वेस्ट मूव करेगी, यहाँ से इसने मूव करते जाना है, तो मूव करके इसने वापस इस रीजन में आ जाना है यहाँ पे, क्योंकि ये एक ही चीज है, ग्लोब है हमारे पास, ये स्फेरिकल फॉर्म में मौजूद है, फ्लैट नहीं है। तो अब ये वाली करंट जो यहाँ पे मूव कर रही थी यानी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बहरुल काहिल की जो शुमाली इस्तवाई रो है, हम उसकी बात कर रहे हैं, वो जब यहाँ पे आके टकराएगी इन जजीरों से तो स्प्लिट हो जाएगी और यहाँ से टकरा के इस साइड पे ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। यहाँ पे हमारे पास ये जापान का इलाका आता है, यहाँ से ये टकरा के आगे मूव करेगी, यहाँ पे फिर इसको वेस्टर्लीज मिलेंगी और उनके साथ ये डिफ्लेक्ट होगी और अपना साइकिल दोबारा से इस रीजन में आके कंप्लीट करेगी। जब ये जापान के इलाके के साथ टकरा रही होती है तो हम इसको क्यूरोशो की करंट कहते हैं। इसमें शुरू में था कि फिलिपाइन के जजीरों से टकराएगी। ये वाले जो हमारे पास आइलैंड है ये फिलिपीन है या फिलिपाइन कंट्री है, तो इनसे टकरा के ये जापान की तरफ मूव करती है। ये कंट्री जो है ये जापान है, इसकी तरफ मूव करेगी तो जहाँ जब इसके पास जाएगी तो हम इसको कहते हैं कि ये क्यूरोशो की करंट है या क्यूरोशो की बहरी रो है। अब यहाँ से ट्रेवल करेगी, वेस्टर्लीज के अंडर आएगी और फिर इस इलाके में आके ये अमेरिका का जो कैलिफोर्निया का रीजन है यहाँ पे कैलिफोर्निया के साथ टकरा के दोबारा ये अपना ये वाला साइकिल जो है वो कंप्लीट कर लेगी। जब ये कैलिफोर्निया के पास होगी तो फिर हम इसको कैलिफोर्निया करंट या फिर कैलिफोर्निया की रो कहते हैं। यहाँ पे इसका जो शुमाली इस्तवाई रो है बहरुल काहिल की, उसका साइकिल यूं जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो इसकी जनूबी इस्तवाई रो है, इसने भी क्योंकि इसके रास्ते में भी यहाँ तक जो है वो कोई भी खुश्की का कता नहीं है, कॉन्टिनेंट जो है, तो यहाँ पे मूव करती जाएगी और ये इस डायरेक्शन में आके निकलेगी और यहाँ पे आके दोबारा से ये जो न्यू गनी या पप्पा न्यू गनी के जो आइलैंड साइड टकराने के बाद ये साउथ साइड पे मूव करेगी और ये जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, अब यहाँ पे ये जो ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न पार्ट है इसके साथ टकरा के दोबारा वेस्टर्लीज के अंडर गोस जाती है और अपना जो साइकिल कंप्लीट करती है। जब ये ऑस्ट्रेलिया के पास इस मशरकी किनारे से टकरा रही होती है तो फिर हम इसको ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट भी कहते हैं यानी मशरकी ऑस्ट्रेलिया की बहरी रो। तो इस तरह से जो पैसिफिक ओशन है उनकी करंट का भी जो वो साइकिल कंप्लीट हो जाता है दोनों साइड्स पे, साउथ इक्वेटोरियल करंट का और यहाँ पे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट्स का।
एंड उसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है जी इंडियन ओशन। ये वाला जो ओशन है इसको हम इंडियन ओशन कहते हैं। अब इसको भी हम दोबारा से वहीं से स्टार्ट करेंगे इक्वेटर से। तो यहाँ पे हमें पता था कि ये इक्वेटर की लाइन है, तो इक्वेटर के पास जो करंट है वो किस साइड पे मूव करेंगी, ईस्ट टू वेस्ट। यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट मूव करेंगी, दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे इसको। ये वाला शुमाली हिस्सा होगा ये, और ये नीचे वाला जनूबी हिस्सा। पहले हम इसके जनूबी हिस्से को देख लेते हैं, लेट्स सी। तो यहाँ पे जो जनूबी हिस्सा है, यहाँ पे करंट्स जो हैं वो मशरक से मगरब की तरफ चलेंगी। यहाँ पे उन्हें आगे जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट मिल जाएगा। यहाँ पे उनके टकराने के बाद ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगी यहाँ से। ये मडागास्कर आइलैंड है, मडागास्कर आइलैंड और अफ्रीका के मिड में से गुजर जाएंगी, कुछ यहाँ से गुजर जाएंगी। और जब ये यहाँ से गुजर रही होती है तो इसको, जब अफ्रीका और मडागास्कर के दरमियान में होती है तो इसको एगोलस करंट कहते हैं यहाँ पे इस रीजन में। अब यहाँ से गुजरने के बाद इसने, यहाँ पे हमने देखा था कि वेस्टर्लीज हैं, ये वेस्ट विंड से यानी तजारती हवाएं हैं, तो इसकी जेर असर जाएगी और अपनी डायरेक्शन को इनके साथ डिफ्लेक्ट कर लेगी, दोबारा से ऑस्ट्रेलिया के पास पहुंचेगी। ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न पार्ट है यानी जो मगरबी किनारा है, उससे टकराने के बाद ये दोबारा से डिफ्लेक्ट हो जाएगी नॉर्थ की तरफ, और यहाँ से डिफ्लेक्ट होने के बाद ये दोबारा अपनी जो करंट है इक्वेटोरियल उसको ज्वाइन कर लेगी। इस तरह से ये वाला साइकिल जो है इसका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जब अफ्रीका और मडगास्कर के पास थी तो इसको हम एगोलस करंट कहते हैं, और वही करंट जब मूव करके ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट के साथ मिलती है तो हम इसको फिर ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट यानी मशरकी ऑस्ट्रेलिया की बहरी रो कहते हैं। और ये इसका जो साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है बहरे हिंद की जनूबी इस्तवाई रो का। देन इसके हम जो शुमाली हिस्सा है, ये जो नॉर्दर्न पार्ट है, उसकी डिवीजन की बात कर लेते हैं। इक्वेटर था और इक्वेटर के ऊपर यहाँ पे इसकी जो मूवमेंट है उसको हम शुमाली करंट्स कहते हैं, बहर हिंद। अब जब इसने यहाँ से मूव करना है तो ये इसको श्रीलंका और ये जो इंडिया का जो नीचे वाली टिप आते हैं जहाँ पे मुंबई वगैरह सिटीज हैं, यहाँ से टकराने के बाद इस साइड पे मूव कर देगा। यूँ इसका साइकिल, यानी ये इसका साइकिल था इक्वेटर। यहाँ से ये एक बहरी करंट जो है वो बहरी रोज चली और यहाँ से टकराने के बाद ये वाला जो रीजन बचता है यहाँ पे बांग्लादेश और फिर दूसरे वियतनाम वाले कंट्रीज आते हैं, यहाँ पे ये इसका एक इस तरह से साइकिल बन जाता है। यहाँ से इसने टकराना है, शुमाल की तरफ जाएगी, आगे खुश्की के खत्ते आते जाएंगे, वापस मोड़ के वापस जो है वो इक्वेटर के पास आएगी। यहाँ इसका जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी जो इसका पार्ट होगा दूसरा यहाँ से आएगा। यहाँ से टकराने के बाद हमने देखा था कि दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक जनूबी हिस्सा जिसको हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद ये जो शुमाली हिस्सा होगा ये सऊदी अरब और यमन वाला ये इलाका बनता है। इससे टकराने के बाद ऊपर ये जैसे यहाँ पे जो पाकिस्तान का रीजन है इससे टकराएगी, फिर इंडिया का ये इलाका आ जाएगा और यहाँ पे इसका दोबारा से साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम इंडियन करंट भी कह सकते हैं जब इस इलाके से जो वो टकरा रही होती है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो शुमाली हिस्सा है बहर हिंद का, उसकी जो करंट्स है उसका भी जो है वो साइकिल कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। आई होप अब आपको सबको समझ आ गई होगी इसकी। यहाँ तक पे जो तीनों ओशंस की हमने करंट्स पढ़ी हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें, फिर हम इसके इफेक्ट को डिस्कस करते हैं। इफेक्ट्स हमने इसके देखे थे, जैसे क्लाइमेटिक इफेक्ट था, फिर उसके बाद हमने इसका इफेक्ट देखा था कि किस तरह से ये तजारती हवाले से ये इम्पोर्टेंट है। यानी क्लाइमेटिक इफेक्ट हमने पहले भी डिस्कस किया है। जो अटलांटिक ओशन की ये करंट जो जा रही थी, वार्मर करंट इस रीजन में जाके टेम्परेचर को है वो मुतदिल कर देती है, और अगर कोई कोल्डर करंट से आ जाएगी तो यहाँ पे आके उस टेम्परेचर को कूल डाउन कर लेगी। इसके अलावा जो कोल्ड करंट्स होती हैं, हमें अगर इनको और थोड़ा डिटेल में देखें तो कोल्डर करंट्स जो है चूंकि ये खुश्क होती हैं, यानी इनमें जो नमी का या जो मॉइस्चर का पार्ट है वो बहुत कम होता है, तो ये जिस इलाके से गुजरती है, हमारे पास जो वर्ल्ड के जितने भी फेमस डेजर्ट आएंगे यानी बड़े बड़े सहरा जो हैं वो उन इलाकों में हैं, बड़े बड़े सहरा जहाँ पे जो कोल्ड करंट्स हैं वो मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे जब हमने पैसिफिक ओशन की बात की थी, यहाँ पे इसका जो साइकिल कंप्लीट हो रहा था, यहाँ पे पेरुवियन करंट भी बनती है। तो यहाँ पे ये वाली जो करंट है ये कोल्ड करंट है, और यहाँ पे चिली एक कंट्री आता है जिसमें एटाकामा डेजर्ट है जो कि ड्राइएस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का, इस रीजन में मिलेगा। फिर यहाँ पे हमने देखा था ये कनेरी करंट आती है,
उसके अलावा ये भी एक कोल्ड करंट जाती है, तो यहाँ सहारा डेजर्ट मिलता है, तो उसकी निस्बत अगर कोई वार्म करंट्स होगी तो उस इलाके में टेम्परेचर उसको कूल डाउन कर देगी। और अगर हम इसको तजारत के लिहाज से देखें, चूँकि जो करंट्स हैं वो ईस्टर्न ईस्ट टू वेस्ट मोस्टली चलती हैं, तो अगर यहाँ से कोई जो वो शिप जा रही है, बहरी शिप या बहरी जहाज़, तो उसने वो वही करंट वाला रास्ता इख्तियार करेगा जहाँ पे पानी मूव कर रहा है, तो उसके साथ वो इजीली मूव करके एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जा सकता है। आपको जो असाइनमेंट दी थी चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन की, वो बन गई है? ओके, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको चैट में ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ, उसमें आप फॉरवर्ड कर देंगे, उसकी पिक्चर बना के, हार्ड फॉर्म में कोई नहीं भेजेगा। आप इस ईमेल एड्रेस पे जिस जिसने असाइनमेंट बनाई है, और कोशिश करें कि आप मंडे तक सारे जो असाइनमेंट्स बनाएंगे, और इसको आप पिक्चर बना के मेल करेंगे। कोई भी बंदा इसको फिजिकली या हार्ड फॉर्म में कॉलेज देने नहीं आएगा। पैनलिस्ट में होगी। हाँ जी, अभी सेंड की है मेल आईडी। इस पे आप उसकी पिक्चर्स जो है वो सेंड करेंगे। मिल गई सबको? सर हो जाता है। ठीक है जी, क्लास का टाइम खत्म हो गया। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।